नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज इस वीडियो में हम राजस्थान की राजनीति नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। दो ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगी। जी हाँ, वरुण बंसाली जो हमारे सीनियर एडिटर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट नदीम सर। तो आज इस वीडियो में तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो इस वक्त बिहार के चुनाव से जुड़े हैं, बिहार की जनता से जुड़े हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और क्या कुछ आपकी राय है बताइएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। शुक्रिया जी, तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नदीम सर का, नदीम अहमद काजमी। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि सर एनडीटीवी में इनपुट एडिटर रह चुके हैं। साथ ही सर को बिहार के बारे में काफी कुछ जानकारी है क्योंकि सर खुद बिहार में पले बड़े हैं। साथ ही सर दिल्ली प्रेस क्लब के पदाधिकारी रह चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर वरुण बंसाली जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत है। सर आज इस वीडियो पे ऑनलाइन जो हम बातचीत करने वाले हैं, इस पर तमाम सारी जो बातचीत होंगे, जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी वो बिहार के चुनाव से जुड़े होंगे। जी बिल्कुल। तो सर हम शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। एसआईआर इस वक्त पे बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है और विपक्ष बड़े स्तर पर इसका प्रदर्शन भी कर रहा है। मैं यही पूछूंगी कि एसआईआर का क्या इम्पैक्ट रहेगा बिहार के चुनावों पर। देखिए, एसआईआर जहां मैं अभी बैठा हूँ तो मिथिलांचल की राजधानी कहलाती है दरभंगा। जी सर। बिहार का एक क्षेत्र है, वो पूर्वी क्षेत्र है, सीमांचल से मिला हुआ, सीमांचल और मिथिलांचल। यहीं से इस हाईवे से एसआईआर की का वो जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये यहाँ से गुजरा था, पिछले हफ्ते की बात है। तो एसआईआर में एक माहौल तो बना दिया है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब पॉलिटिकल पार्टी उसको कितना वोट में तब्दील कर सकती है, कितना भुना सकती है, इसको अभी देखना होगा क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि उसने अपने कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र में लोगों को, जो खास तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ पर थे नहीं उतने मजबूत या उतने क्या कहते हैं सक्रिय, उनमें थोड़ा सा जोश आया है। और थोड़ा उसके साथ मिलकर जो है वो आरजेडी, चूंकि यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, उसके साथ लोग हैं जुड़े हुए। एक चीज जो मुझे इसमें ये लगी कि एसआईआर का फायदा तो होगा, लेकिन एसआईआर का फायदा क्योंकि पूरी की पूरी जो मूवमेंट रही वो राहुल गांधी पे फोकस रही। तो राहुल गांधी फोकस में आए, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी यहाँ स्थानीय स्तर पे नहीं है, उनके पार्टी का झंडा डंडा उठाने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। और इस पूरे अभियान में तेजस्वी कहीं ना कहीं मध्यम पड़ गए, पीछे हो गए। जबकि यहाँ पे पकड़ होनी चाहिए, जो स्थानीय लोगों में होना चाहिए, जो उनके कार्यकर्ता होने चाहिए, वो या तो आरजेडी के थे या लेफ्ट के थे। तो इसलिए अब चुनावी गणित में और चुनावी समर में कितना ये प्रभावी हो सकता है, ये समय बतलाएगा। बिल्कुल सर। और सर अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपने बात करी तेजस्वी यादव की, तो इस बार के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की और बात करें हम प्रशांत किशोर की, इन दोनों की क्या कुछ रणनीति तय हो चुकी है और आगामी समय में क्या कुछ ये करने वाले हैं चुनाव से जुड़कर? देखिए, तेजस्वी तो यहाँ मतलब इस क्षेत्र में या बिहार में अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार असेंबली में। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी पार्टी जो है वो काफ़ी सक्रिय रही है पिछले 5 सालों में, क्योंकि उनको 18 महीने सरकार में काम करने का भी मौका मिला और उन्होंने एक पॉजिटिव वो टर्न मतलब वो अपना दिखलाया इमेज। तो एक पॉजिटिव इमेज तेजस्वी का गया है। और अगर हम बात करें 2020 और 2025 में, तो 2020 में इतने मौके थे क्या नाम है आरजेडी के पास या तेजस्वी के पास, उस वक्त भी वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको भुनाया नहीं। उस वक्त वो कहीं ना कहीं
दो ऐसे बड़े मुद्दे थे, जैसे एक मुजफ्फरपुर बाल गृह वाला और एक पटना बाढ़, इसमें तेजस्वी कहीं दिखे नहीं। तो 2020 में हम लोग अक्सर ये बातें करते थे, जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, कि भाई आरजेडी तो कहीं दिख नहीं रही है, तेजस्वी दिख नहीं रहा है और ये वॉक ओवर है, ये एनडीए के लिए वॉक ओवर है। उस वक्त नीतीश स्वस्थ भी थे और सक्रिय भी थे, लेकिन इस 2025 के चुनाव में पिछले 5 साल तक तेजस्वी लगातार सक्रिय रहे, तो ये डिफरेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर नए हैं, वो 2020 में नहीं थे। प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के सभाओं में भीड़ भी आ रही है, उन्होंने मार्च भी किया, पैदल मार्च भी किया, गांव-गांव गए, जगह जगह गए, लेकिन देखना यह है कि वो कितना असर डालते हैं और किसका वोट काटते हैं। मतलब उनका अगर जातिवादी इस पर कहें, जो बिहार और यूपी वगैरह में खास तौर पे जातिवाद पे ज्यादा वोट पड़ता है, तो वो कहीं कनेक्ट नहीं करते। जो राजद का या इंडिया अलायंस का जो गणित है, जातीय गणित, उसमें उनकी पैठ नहीं है, लेकिन उनकी पैठ जाति गणित के हिसाब से एनडीए में है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो उनकी अभी तक स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, वो मुस्लिम कैंडिडेट्स देना चाहते हैं और बड़ी तादाद में देना चाहते हैं, उन्होंने वादा भी किया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट देके इंडिया ब्लॉक के या आरजेडी के जो मत हैं, उनमें वो सेंधमारी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ है, अपनी जातिगत इससे वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही जैसे उनके साथ युवा जुड़ रहे हैं, जिसको आजकल जेनजी कहते हैं। हमने अभी अपने पड़ोस नेपाल में जेनजी का सुना और देखा, तो जेनजी उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन जेनजी जो जुड़ रहे हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एनडीए वाले गुट के ज्यादा हैं। तो एक तरफ एनडीए गुट से ज्यादा उनकी तरफ जाने का अंदेशा है, दूसरी तरफ वो मुसलमान को आकर्षित कर रहे हैं या मुसलमानों को टिकट देने की बात कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो टिकट देंगे, तो वो फिर इंडिया अलायंस पे वो हमला होगा, उनके वोट पर हमला होगा। देखना होगा कि वो किस तरफ करवट लेते हैं। हालांकि उनकी एक जो क्या कहते हैं वो हो चुका है, जब वो उन्होंने चुनाव लड़ा था, शायद उनकी स्ट्रेटजिक वो गलती हो गई उस वक्त, उन्हें वो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। जब वो उन्होंने चुनाव लड़ा 3 ये उपचुनाव का, उस वक्त उनका बहुत जोर था, लग रहा था कि वो बहुत बड़ा उलटफेर करेंगे, लेकिन हुआ ये कि जो उपचुनाव हुए उसमें उनकी पार्टी ने अच्छा नहीं किया। शायद 5 था, सॉरी मैं 3 बोल रहा हूँ, 5 था, जिसमें 3 में उनके जो क्या कहते हैं उम्मीदवार थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो एक तरह से जो उनके ग्राफ में उछाल था, वो उसमें एकदम ठहराव सा आ गया या कमी आ गई। अब उसके बाद ये चुनाव है, वो आम चुनाव है, 243 सीटों पे होगा। वो उनका किसी से अलायंस भी नहीं है, यानी कि वो 243 की 243 लड़ेंगे, जबकि इंडिया बटेगा अलग अलग पार्टियों में। तो देखना होगा कि वो प्रशांत किशोर का क्या इम्पैक्ट होता है, अभी कहना मुश्किल है। जी, अब मैं वरुण सर से पूछूंगी अगला प्रश्न। सर, बिहार में जो मेन हम बात करें, जो परेशानियां जनता में है, वो माइग्रेशन की है, पलायन जो होता है, गरीबी, पॉवर्टी के लिए जो इतना सब कुछ देखा जा रहा है कि बिहार में पॉवर्टी रेशो भी बढ़ा हुआ है, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़े स्तर पर बिहार में देखा जाता है। तो क्या ये तमाम परेशानियां इलेक्शन से पहले, इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद कहीं भी इलेक्शन से जुड़ती है? क्या इनका कोई असर पड़ने वाला है इलेक्शंस पर? देखिए अंकिता, मैं आपको बहुत जाहिर सी बात बताऊं, आज हमारे साथ न्यूज को अपना पूरा जीवन दे चुके नदीम अहमद काजमी सर और बिहार को बहुत ही ज्यादा तल्लीनता से जानने वाले नदीम अहमद काजमी सर भी हैं। तो उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी चीजों को हम बिहार की समझने वाले हैं। लेकिन मुझे जहां तक बिहार को देखकर अभी तक समझ में जो आ रहा है, वो ये है कि पलायन एक बड़ी समस्या है। 10,000 रुपए की नौकरी के लिए आज भी ट्रेनें भर भर के जा रही है
और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस उन मुद्दों पे जाने की बजाय एसआईआर के मुद्दे पे जा रहा है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे से एक एकता पहली बार देखने को मिली है इंडिया अलायंस में, अब सब एक जाजब पर आ रहे हैं। पर क्या ये मुद्दा इलेक्शन तक खिंच पाएगा, क्या ये मुद्दा इलेक्शन तक साथ में रह पाएगा? जबकि प्रशांत किशोर की आपने जो बात की, वो पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू से कोफ्त खा चुकी है, वो एक विकल्प भी देख रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट शेयर मिल सकता है। और जिस तरीके से नदीम सर ने कहा, वो मुसलमानों को टिकट देकर एक तरह से इंडिया अलायंस का वोट बैंक लेना चाह रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं, आपको पता है, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, उसके बाद जेडीयू के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, तो पॉलिटिकल माइंडसेट बहुत कमाल का है उनका। तो वहां पर वो क्या चेंज कर पाएंगे, ये देखना होगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो एक विकल्प की तलाश है, वो विकल्प की तलाश प्रशांत किशोर पे आके आने वाले वक्त में खत्म होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल एक और है कि भाजपा क्या करेगी, क्योंकि एनडीए में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है नीतीश कुमार की, वो झेल रहे हैं। इसीलिए अभी तक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एज अ सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। तो बहुत सारे सवाल वहां पर आ रहे हैं कि एनडीए क्या करेगी, क्या नीतीश कुमार के बेटे को लॉन्च करेगी, या फिर कोई दूसरी तरह का बदलाव देगी। लोग ये भी कह रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर एनडीए की टीम बी की तरह काम करेंगे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी करते रहे हैं? ये भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो नदीम सर, इन पर भी आप प्रकाश डालिएगा। नहीं, सही वरुण, आपने सही कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर के पीछे कोई बैकलॉग या उस तरह की चीजें नहीं है जिसको उन्हें डिफेंड करना है। उन्हें डिफेंड नहीं करना है, क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं और एक विकल्प दे रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हर किसी को मतलब वो उसके दिल की बात है और उसके दिल की बात को छू रहे हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो बिहार है वो जातिगत इसमें इतना जकड़ा हुआ है और इतनी जकड़न है उसमें कि क्या प्रशांत किशोर उस जकड़ को या उस जकड़न को तोड़ पाएंगे, इस पर मुझे शक है। जाहिर सी बात है, चाहे 20 साल से एनडीए की सरकार हो, उसमें कुछ ही दिनों के लिए आरजेडी रही है, ज्यादातर समय में बीजेपी रही है। तो इस 20 साल का जवाब भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही देना होगा। जेडीयू तो है ही, लेकिन बीजेपी को देना होगा। उससे पहले का जो जंगल राज की बात कही जा रही है कि लालू और उनके परिवार को, आरजेडी को इतना बड़ा मौका मिला और उन्होंने उस समय में, मतलब कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी अपने पिता के जो बोझ है या पिता का जो कार्यकाल रहा है उसको तेजस्वी झेल रहे हैं। यानी कि तेजस्वी ने नहीं किया, तेजस्वी एक नए नेता हैं, बाद में आए हैं और वो उस समय ना तो पार्टी में उतने अहम ओहदे पर थे और ना ही सरकार में थे, उनकी उतनी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनके पिता और जो माता जी हैं उनका जो कार्यकाल रहा है उसको तेजस्वी को, जैसे ही ये जंगल राज और 2005 से पहले की बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को उसको झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ नीतीश जी की सेहत, वो एक बड़ा मुद्दा है। 2020 तक नीतीश जी स्वस्थ थे, सक्रिय थे, पूरी तरह कमांड में थे। अब तो बार बार तेजस्वी जो है वो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, सरकार उनके कंट्रोल में ही नहीं है। सरकार जो चला रही है वो नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं या बीजेपी चला रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी को जहां जेडीयू को झेलना पड़ेगा, वहीं बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन वही है कि आने वाले दिनों में जब सही बिगुल बजेगा, जब घोषणा हो जाएगी, उसके बाद कौन सी पार्टी किस तरह किस रूप में ले जाती है अपने कैंपेन को, उससे बहुत कुछ। कहीं अगर डिवीजन ज्यादा हुआ तो
एनडीए की तरफ भी एक जो है, वो जो उनका मुद्दा है, एनडीए जिस तरह से करती है, खास तौर पे उसमें बीजेपी का जो है, जो कई बार जो है गिरिराज सिंह उस तरह की बात कर देते हैं जिससे कि ध्रुवीकरण होता है। उसी तरह उधर अगर ध्रुवीकरण होगा तो इंडिया अलायंस की तरफ भी जो है वो ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए वो संभालना मुश्किल होगा कि किस ब्लॉक में वो कितना डेंट मार सकते हैं और किस ब्लॉक में नहीं, उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये जो चुनाव प्रचार जब शुरू होगा, जब रियल समर होगा प्रचार का, तब ये पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर कितने प्रभावी साबित हो पा रहे हैं। जी, और सर हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार का दौरा लिया, जिस पर तेजस्वी यादव ने कमेंट किया है, मतलब एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जितना खर्चा पीएम के इस दौरे में होता है, करीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये रैलियों से केवल पीएम अपना वोट बैंक अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि पीएम वो मुद्दे उठाते हैं जिनसे वोट उनकी तरफ आ जाए, बल्कि बिहार में कई ऐसे तमाम परेशानियां हैं, जनता के मुद्दे हैं जिन पर वो ध्यान भी नहीं देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो पीएम के दौरे से दो चीजों पे नुकसान होता है। पहला, फाइनेंशियली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बिहार पर। दूसरा ये कि जो मुद्दे हैं उन पर तो बात होती नहीं है। उस रैली में मंच पर खड़े होकर पीएम केवल उन मुद्दों पर बोलते हैं जिससे वो वोट अपनी तरफ ले सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं अंकिता, आप सही कह रही हैं कि वो पीएम का पिछला जो दौरा था वो चंपारण में था, और चंपारण के मोतिहारी में उन्होंने उससे पहले जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो मिल शुगर फैक्ट्री बंद है, हाँ, ये शुगर फैक्ट्री चालू होगी और मैं इसी शुगर फैक्ट्री की चीनी का चाय पीऊँगा जी। और जब इसका दौरा हुआ तो लोगों ने याद दिलाया, क्योंकि वो काम हुआ नहीं, यानी कि वो वहाँ की चाय नहीं पी पाए, वहाँ चीनी नहीं बन रही है, वो फैक्ट्री बंद रही। तो लोग याद रखते हैं उसको। कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया इतना मजबूत हो गया है, सोशल मीडिया की रीच इतनी हो गई है, और सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं और सोशल मीडिया से जो वो बहुत लोग जो है भले बोले ना, लेकिन वो उसको अपने अंदर ग्रास्प करते हैं और उससे वो ये होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पीएम की रैली होती है, उस पर पैसा खर्च होता है, उस पर भीड़ होती है, और ये सब दिया किसने? ये सब देन तो प्रशांत किशोर जी का है। 2014 में उनके सजाया, जिस तरह की वो चीजें की, वो सारी चीज प्रधानमंत्री उसी को कैरी कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जो है वो उनके विरोध में या उनकी पार्टी के विरोध में या उनके गठबंधन के विरोध में यहाँ है, और प्रशांत किशोर तो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं। देखना होगा कि एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर है, ये आप जान लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी है कि बीजेपी और एनडीए को अब दो तरह की एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी। पहली तो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की है, 20 साल सीएम रहना कोई छोटी बात नहीं होती। दूसरी एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री मोदी की भी है, क्योंकि वो भी लंबे वक्त तक पीएम रह चुके हैं और अब उतनी ज्यादा प्रधानमंत्री के हक में समर्थन नहीं है जितना 2014 में हुआ करता था। तो दोनों तरीके से झेलना पड़ेगा एनडीए को ये चीज। क्या कहते हैं सर आप इस पर? नहीं, सही कहा आप वरुण आपने। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो जो सोशल मीडिया है वो इतना स्ट्रांग हो गया है, और लोगों की याददाश्त जो है वो सोशल मीडिया में लोग ताज़ा करा दे रहे हैं। जैसे 2 करोड़ नौकरी है, किसानों की आमदनी 2 गुनी है, चलो 15 लाख को जुमला कहा जाए, 15 लाख का मामला अलग है, लेकिन बेरोजगारी, अच्छा सबसे बड़ी चीज जो है वो पलायन जो है वो तो है ही। आपको कुछ नहीं हो पाया यहाँ, क्या नाम है, पलायन ना लालू रोक पाए, ना एनडीए रोक पाया, ना ही बीजेपी ने उस दिशा में कुछ किया जिससे ये समझा जाए कि पलायन का मुद्दा रुक गया और बिहार में लोग खुशहाल हैं। बिहार में लोग, आज भी आपने सही कहा कि ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के, मैं एक परिवार को जानता हूँ, वो अपने मवेशी पाल के, कुछ खेती वगैरह करके और मजदूरी करके वो यहीं रहता था। अभी मुझे पता चला आज ही
कि पूरा परिवार जो है उसने अपने सारे मवेशी बेच दिए और सब कुछ ये कर दिया, घर में ताला लगा लिया और वो वापस वो चले गए पंजाब। और पंजाब जाके अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जीना मुश्किल हो रहा है, रोजगार है नहीं, वहां पर हम लोग रोजगार करेंगे। चूंकि उनके रिश्तेदार वहां हैं, बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि पंजाब में बहुत सारा इलाका है जो बिहारियों का डोमिनेशन है। खास तौर पे आपको जो ये जो इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन्स में जितना है वो ज्यादातर अब बिहारी। आप दिल्ली में चली जाएगी, दिल्ली के बहुत सारे इलाके जो हैं वो अब बिहारी डोमिनेटेड हैं और बिहारी लोग जीत कर आ रहे हैं अपने वोट से। तो यहाँ से जो पलायन हो रहा है वो देखते हैं कि हमारे परिवार का कुछ बंदा जो है, कुछ लोग जो है वो वहाँ दूसरी जगह है, उनकी जिंदगी अच्छी है, उनके जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर है, वो उस तरह से भुखमरी का शिकार, या मतलब भुखमरी तो नहीं कहेंगे, 5 किलो अनाज तो मिल जाता है, तो वो भूख उस तरह की नहीं है। लेकिन भूख के अलावा भी तो और जरूरतें हैं, आपको वो बच्ची की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है या कुछ और करना है जो यहाँ नहीं हो पाता। अब वो आप छोड़ दीजिए, अभी पलायन जो है वो पंजाब और दिल्ली और कलकत्ता मुंबई छोड़कर अब तो साउथ में, दक्षिण में, मतलब आपको चेन्नई और केरल, मतलब तमिलनाडु और केरल, बैंगलोर तो फिर भी मेट्रोपॉलिटन है, लेकिन तमिलनाडु जहाँ की भाषा ये नहीं जान पाते, वहाँ बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो वो मेहनत करते हैं उसका पूरा पैसा मिलता है और लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, बच्चों को शिक्षा मिल जाती है, स्वास्थ्य का भी अच्छा इंतजाम है। एक हमारे ही गांव के जो परिवार पलायन करके वहां चला गया केरल, एर्नाकुलम में उनके 2 बच्चे 2 साल लगातार उन्होंने टॉप किया। वो मजदूर है, यहाँ वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को वहाँ वो सारी चीजें मिली। और कल मैं एक बंदे से मिला, वो वहाँ उसकी फैमिली भी चली गई है केरल, वो दिखला रहा था कि देखिए वहाँ भी मैं यहाँ ऑटो चलाता था, वहाँ भी मैं ऑटो चलाता हूँ, लेकिन मुझे इतना पैसा यहाँ नहीं हो पाता था, वहाँ पूरा इतना पैसा होता है और पूरी सोशल सिक्योरिटी है। वो अपने कार्ड दिखला रहा था कि ये देखिए, ये मेरा यूनियन लीडर है, ये फलाना है, ये मुझे स्वास्थ्य का मिलता है, ये इसे मिलता है। तो आप जो गल्फ नहीं जाते, या तो लोग गल्फ चले जाते थे, यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात मैं नहीं करता, बिहार वालों से उतनी नहीं है, जबकि और दूसरी जगह है, लेकिन यहाँ के लोग ज्यादातर चले जाते थे। गल्फ के अलावा उनके पास ये ऑप्शन हो गया है कि वो अपने ही देश के दूसरे राज्य में अच्छी स्थिति अपने बना सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं, इसलिए वो पलायन कर जा रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है, और भले ही बोला जा रहा है, लेकिन देखने में क्या पलायन के लिए कोई अभी तक पलायन जरूर बोल रहे हैं प्रशांत किशोर भी, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई रोड मैप किसी ने नहीं दिया है। रोजगार की बात कर रहे हैं कि हमने 50 लाख दिया और हम 1 करोड़ देंगे और ये करेंगे। सिर्फ रोजगार से नहीं होगा, रोजगार के अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि स्थिति ऐसी हो कि लोग अपने गांव में, अपने ही इलाके में, अपने ही क्षेत्र में, अपने घर पर रह सके और 2 जून की रोटी कमा सके। जी सर, तो आज के लिए इतना ही सर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको भी और आपको भी वरुण सर। तो आगामी कुछ समय में हम फिर से एक बार जुड़ेंगे ऐसी, और तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो बिहार के चुनाव से तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन जो बिहार की जनता है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद सर। तो जैसा आपने देखा, सीनियर जर्नलिस्ट ने हमें कई तमाम ऐसी चीजें बताई बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जो कि बहुत अहम है, और अब जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं उन पर उनका क्या कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। जैसा उन्होंने कहा, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स,
आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।